हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 5 उपसंयोजन संख्या की मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषा को करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये परिभाषा आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली 2-2 मार्क्स की पूछी जाती है। तो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहली है उपसंयोजक यौगिक, संकुल यौगिक या जटिल यौगिक किसे कहते हैं। तो देखिए, या तो है उपसंयोजक यौगिक या संकुल यौगिक या जटिल यौगिक। तो आपको समझ लेना है कि ये तीनों एक ही हैं। तो देखिए, इसकी परिभाषा है ऐसे यौगिक जो जल या विलयन में घुलने पर भी आयनित नहीं होते, यानी कि नहीं टूटते हैं, यानी कि नहीं घुलते हैं। कि ऐसे यौगिक जो जल या विलयन में घुलने पर भी आयनित नहीं होते, अर्थात अपनी पहचान बनाए रखते हैं, उन्हें ही उपसंयोजन यौगिक, संकुल यौगिक या जटिल यौगिक कहते हैं। इसकी संरचना क्या होती है? इसकी संरचना जटिल होती है। तो देखिए, उपसंयोजक यौगिक कौन से यौगिक होते हैं? कि ऐसे यौगिक जो जल या विलयन में घुलने पर भी आयनित नहीं होते, यानी कि टूटते ही नहीं है। जैसे कि मान लीजिए हमने एक ईंट ली और उसको हमने पानी में रख दिया, तो क्या वो घुल जाएगी? विलयन में नहीं घुलेगी, ना ही वो टूटेगी। तो यही हमारा उपसंयोजक यौगिक का उदाहरण हो गया कि वे अपनी पहचान तो बनाए रखते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम उपसंयोजक यौगिक, संकुल यौगिक, जटिल यौगिक कहते हैं। और इसकी जो संरचना होती है वो क्या होती है? इसकी संरचना जटिल होती है। उदाहरण के लिए देखिए, उदाहरण है यहाँ पर K4FeCN6। तो देखिए, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड। उदाहरण क्या था? उदाहरण है K4FeCN6 पोटेशियम फेरोसाइनाइड। अब देखिए, अगला है हमारा केंद्रीय धातु, परमाणु या आयन। तो देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, केंद्रीय धातु, परमाणु या आयन। फ्रेंड्स, एक बात हो रही है, चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से लगभग 10 से 12 मार्क्स का पूछा जाता है। और इस चैप्टर में जो IUPAC नाम होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। 4 से 5 मार्क्स के आपसे डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो हम आगे की वीडियोस में वो कराएंगे। अब देखिए, केंद्रीय धातु, परमाणु या आयन क्या होता है? तो उपसंयोजी यौगिक में उपस्थित वह धातु, परमाणु या आयन जो सीधा लिगेंड से जुड़ा होता है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि लिगेंड क्या होता है, तो हम आगे बताएंगे कि लिगेंड क्या होता है। तो देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है? केंद्रीय धातु, परमाणु या आयन में कि उपसंयोजी यौगिक में उपस्थित वह धातु, परमाणु या आयन जो सीधे लिगेंड से जुड़ा रहता है, उसे ही केंद्रीय धातु, परमाणु या आयन कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, उदाहरण है K4FeCN6। तो देखिए, इस उदाहरण में केंद्रीय धातु क्या है? तो देखिए, केंद्रीय धातु यहाँ पर Fe है। क्या है यहाँ पर? Fe क्या है? केंद्रीय धातु। अब देखिए, क्योंकि लिखा है ना उपसंयोजी यौगिक में उपस्थित वह धातु, परमाणु या आयन जो सीधे क्या होता है? लिगेंड से जुड़ा होता है। और देखिए, ब्रैकेट में जो होते हैं, ब्रैकेट में होते हैं लिगेंड, और लिगेंड के पास क्या होते हैं? लिगेंड के पास होता है केंद्रीय धातु। तो ये क्या है? Fe क्या है? Fe हमारी केंद्रीय धातु है। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स, आपको इतना अच्छे समझ में आया होगा कि केंद्रीय धातु, परमाणु क्या होते हैं। कि उपसंयोजी यौगिक में उपस्थित वह धातु, परमाणु या आयन जो सीधे लिगेंड से जुड़ा रहता है। किससे जुड़ा रहता है? लिगेंड से जुड़ा रहता है। तो लिगेंड क्या है? ब्रैकेट में होते हैं, और लिगेंड के बाहर क्या है? Fe है। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा केंद्रीय धातु, परमाणु, आयन है। अब आगे देखिए, आगे बात आती है लिगेंड की कि लिगेंड क्या होते हैं। तो देखिए, लिगेंड वह धातु, परमाणु या आयन जो केंद्रीय धातु, परमाणु से सीधा जुड़ा होता है और उसमें केंद्रीय धातु, परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता होती है, उसे ही हम लिगेंड कहते हैं। तो लिगेंड क्या होता है? लिगेंड होता है कि वह धातु, परमाणु या आयन जो केंद्रीय धातु, परमाणु से सीधा जुड़ा रहता है। जो हमारा केंद्रीय धातु, परमाणु से क्या होता है? डायरेक्टली जुड़ा रहता है, और इसमें केंद्रीय धातु, परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम लिगेंड कहते हैं। तो देखिए, उदाहरण क्या है? उदाहरण है K4FeCN6। तो यहाँ पर देखिए, Fe क्या था? Fe तो हमारा है केंद्रीय धातु, परमाणु आयन, और Cn क्या है? Cn हमारा लिगेंड है। क्या है? Cn लिगेंड है। अब देखिए, ट्रिक के लिए मैं आपको बता दूं, जो ब्रैकेट में होते हैं वो क्या होते हैं? वो लिगेंड होते हैं, और जो ब्रैकेट से बाहर लिगेंड से जुड़े रहते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं केंद्रीय धातु, परमाणु आयन। अब आगे देखिए, आगे देखते हैं हम। तो अब देखते हैं उपसंयोजन संख्या क्या होती है। तो देखिए, इसकी परिभाषा है केंद्रीय धातु, परमाणु या आयन से लिगेंडों द्वारा बनाए गए उपसंयोजक बंधों की कुल संख्या उपसंयोजन संख्या कहलाती है। फिर से देखिए, उपसंयोजन संख्या क्या है? जो केंद्रीय धातु, परमाणु या आयन से लिगेंडों द्वारा बनाए गए उपसंयोजक बंधों की कुल संख्या क्या कहलाती है? उपसंयोजक संख्या कहलाती है। यानी कि उदाहरण में देखिए K4FeCN6, यहाँ पर देखिए जो लिगेंडों द्वारा बनाए गए बंध की कुल संख्या, यानी कि यहाँ पर जो कितने बंध है? यहाँ पर है 6 बंध। तो यही क्या कहलाए? यही हमारी उपसंयोजन संख्या कहलाई। क्योंकि देखिए, K4 क्या है? आयन है। Fe क्या है? केंद्रीय धातु, केंद्रीय धातु, परमाणु आयन, और Cn क्या है? Cn लिगेंड, जो ब्रैकेट में होता है वो लिगेंड होता है,
और देखिए ये क्या है, ये उपसंयोजन संख्या है कि जो केंद्रीय धातु परमाणु या आयनशील लिगेंडों द्वारा बनाए गए उपसंयोजक बंधों की कुल संख्या को क्या बोलते हैं, उपसंयोजक संख्या कहते हैं। अब देखिए इसकी दूसरी डेफिनेशन ये भी है कि केंद्रीय धातु परमाणु या आयन जितने दाता परमाणु से जुड़ा होता है उस संख्या को उपसंयोजन संख्या कहते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये डेफिनेशन चारों की चारों अच्छे समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं, यहाँ पर देखिए हमने एक ही उदाहरण लिया था K4FeCN6 जिसको पोटेशियम फेरोसाइनाइड भी बोलते हैं। अब देखिए इसमें देखते हैं K4 क्या है, K4 आयन है, Fe क्या है, Fe केंद्रीय धातु परमाणु आयन, Cn क्या है, Cn लिगेंड है, और ये क्या है, Cn के साथ जो जुड़े रहते हैं बंधों की जो संख्या होती है वो हमारी उपसंयोजन संख्या कहलाती है। तो यहाँ पर जो 6 है वो क्या है, वो 6 है हमारी उपसंयोजन संख्या। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये चारों डेफिनेशन अच्छे समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और हाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।